और यार अभी तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपना सेटअप कर लिया था रिएक्ट का, जहाँ में आइडिया था कि रिएक्ट ऐप बनाते कैसे है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लास्ट टाइम मैंने जो आपको प्रैक्टिस असेसमेंट दिया था कि आप वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन प्रिंट करें, वो आपने किया हुआ है ना। अब आपने अगर वो कर लिया है तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि आपके सिस्टम में रिएक्ट का सेटअप हो गया है। अब रिएक्ट ऐप बनाते कैसे हैं इस बात का आपको अच्छे से आइडिया है। अब हम लोग आज क्या करेंगे, आज हम देखेंगे डिफरेंट तरीके से हम अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को रेंडर कैसे कराते हैं, है ना। वहाँ पे और सारे कंपोनेंट्स को कैसे यूज कर सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक हम लोग करने वाले होंगे आज। तो ये कुछ आज के टॉपिक की लिस्ट है जो आज हम कवर करेंगे कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं किसी कंपोनेंट को हमारे रिएक्ट कंपोनेंट में। रिएक्ट कंपोनेंट एक्चुअली होते क्या है वो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि हर एक इंडिविजुअल जो मेरे पास फाइल होगी, जो इंडिविजुअल पीस ऑफ दिख रहा होगा मेरे को स्क्रीन के ऊपर यूआई, वो मेरा कंपोनेंट हो रहा होगा। हम लोग बनाना आज सीखेंगे। दूसरा, रेंडर का मतलब क्या होता है वो हम समझ रहे होंगे। अगला कि प्रॉप्स क्या होते हैं, प्रॉप्स की फुल फॉर्म होती है प्रॉपर्टीज। तो कंपोनेंट के अंदर और कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। हम लोग पास डेटा कैसे पास करते हैं प्रॉप्स के थ्रू, वो हम लोग समझेंगे, है ना। कैसे डेटा पास होगा, रेंडरिंग कैसे करेंगे, डीस्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे उस प्रॉपर्टीज की। दूसरा, हम लोग सीखेंगे कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है, और लास्ट में देखेंगे फंक्शनल कंपोनेंट को। हालांकि इन्हें सब आपस में इंटर रिलेटेड है, तो हम लोग हो सकता है कि इनका सीक्वेंस और ऑर्डर फॉलो ना करें, बट कवर सारे हो जाएंगे। बात समझ आ रही है। उससे पहले मैं शुरू करूँ, मुझे कमेंट में बताओ आपको सीरीज अभी तक कैसी लग रही है, और क्या आपकी एनर्जी बनी हुई है कि भाई एक टाइम आएगा जब मेरे को एडवांस फ्रंट एंड आ रहा होगा, एडवांस बैक एंड आ रहा होगा। क्योंकि इस पूरी सीरीज में मैं कुछ वो नहीं पढ़ाने वाला जो हमारे काम का नहीं है। सारा अनयूजफुल चीज़ें हटा दी हैं मैंने, और जो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप डेवलपमेंट करोगे एक्चुअल में तब जाके सीखोगे, तो अभी नेसेसरी है भी नहीं कवर करना। वो सारी चीज़ें जॉब के लिए नेसेसरी है और आपको पता होनी चाहिए, वो हम लोग कवर कर रहे हैं सीरीज में, जो कि आपके लिए मोर देन सफिशियंट है ना। ठीक है यार, चलो फिर हम लोग क्या करते हैं, अपना एक एक लेक्चर के लिए शुरू करते हैं। अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का एक्चुअली मतलब क्या होता है तुम ये समझो पहले। मान लेता हूँ कि मेरे पास ना लेट्स से ये, अब अज्यूम कि मैं ना एक फार्मर हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो अब मैंने क्या क्या किया हुआ है कि भाई मेरे पास ना कुछ खेती में करता हूँ, लेट्स से ना। अब मैंने कुछ खेती की हुई है। अब खेती करने के बाद मैं क्या करूँगा कि यार ये मेरे को ना फसलें कहीं कहीं बेचनी है, ये फसलें मेरे को कहीं बेचनी है, ठीक है। अब क्या होगा कि मेरे पास कुछ क्वांटिटी एक्स्ट्रा है ना, कुछ क्वांटिटी एक्स्ट्रा है। यहाँ पे कुछ एक नॉर्मल कंज्यूमर है, और उस कंज्यूमर का काम क्या है बेसिकली ना, उसको कंज्यूम करना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, ये क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा, ये करेगा इंपोर्ट करेगा। सिमिलरली क्या होगा कि रिएक्ट के अंदर बस बहुत सारे कंपोनेंट होंगे कि आपने बहुत सारी फाइल्स बना ली हैं। अब एक फाइल में मुझे दूसरी फाइल का कोड चाहिए, तो मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं कोड दोबारा से लिखूं या फिर उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करके यूज कर लूं। तो इंपोर्ट करके यूज करना ज़्यादा आसान है, दोबारा लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। तो वहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, कि भाई जहाँ अवेलेबल है वहाँ से कहीं और यूज करना है तो वहाँ इंपोर्ट कर लेंगे, और जिसको एक्सपोर्ट करना है उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। बात समझ आ रही है। और हर एक इंडिविजुअल जो पीस ऑफ यूआई होगा, रिएक्ट कंपोनेंट होगा। चलो एक बार स्क्रीन में देखते हैं हम ना। हम लोग अपने VS कोड ओपन करेंगे, और VS कोड में हमारा फोल्डर जो था वो था FSD सीरीज में, इसको मैंने ओपन कर लिया है। डेली गिटहब पे मैं ये कोड डाल देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन से इसको एक्सेस किया होगा, और हर किसी के पास में इसका एक्सेस होगा, है ना। अगर है तो फिर यार प्रैक्टिस करो आराम से, ठीक है। तो बढ़िया, तो अब मैं यहाँ पे आ गया। हमने यहाँ पे आने के बाद मुझे नया बनाना है, कुछ एक रिएक्ट ऐप बनाना है बेसिकली। तो अपना कल वाला दिख रहा है, ठीक है, इसको तो हटा ही देते हैं एटलीस्ट। ये कल वाला है, इसको हटा देते हैं। आज बनाऊंगा Day14 करके। आज मैं अपने रिएक्ट ऐप का नाम देने वाला हूँ Day14। मैं लिखूंगा npx क्रिएट, ठीक है, रिएक्ट ऐप। मैं डाल दूंगा Day14। मेरा रिएक्ट ऐप का नाम है ना। आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो, आपके ऊपर है, बट मुझे Day14 में फोल्डर चाहिए था, इसलिए मैंने ये नाम दिया। अब ये मेरा फोल्डर बन रहा है, बेसिकली मेरा रिएक्ट प्रोजेक्ट बन रहा है। ये अब कमांड आपको याद है, उम्मीद है कि आप इसकी हेल्प से अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट को बनाते हो, है ना। ये इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर आपकी फास्ट होगी तो फास्ट होगा, स्लो होगा तो स्लो होगा। बात समझ आ रही है। तो बहुत हेडेक लेना नहीं है, इवेंचुअली बहुत जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कुछ और भी चीज़ें यूज करेंगे जिससे थोड़ा और फास्ट इसका क्रिएशन हो जाए, ठीक है। बट अभी ना आपको पता होना चाहिए रिएक्ट ऐप बनाते कैसे हैं, वो हम लोग यहाँ पे सीख गया। चलो मेरे में ये बन गया है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे से बोला सीरीज ये कर लो, मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे सीरीज मतलब चेन डायरेक्टरी मैंने कर ली, Day14 में आ गया। उसके बाद बोला npm स्टार्ट कर लो भाई, मैं npm स्टार्ट भी कर लेता हूँ। मैं लिखूंगा npm नोड पैकेज मैनेजर, स्टार्ट कर लो भाई। ये स्टार्ट होते ही आपका रिएक्ट ऐप चालू हो गया, और ये देख लो यहाँ पे ये सारा कंटेंट दिख रहा है मुझे,
अब मुझे क्या करना है तुम्हें याद करो, डे 14 के अंदर मैं जाऊंगा, मेरा एक SRC फोल्डर मुझे मिलेगा, इसके अंदर अवेलेबल है app.js, ये कोड मुझे चाहिए नहीं तो मैं हटा दूंगा। ये पूरा पूरा कंपोनेंट था। आपको याद है लास्ट टाइम हम लोगों ने ES7 में मॉड्यूल लास्ट लेक्चर में डाउनलोड किया था, उसके अंदर अगर मैं RFC लिखूंगा तो मेरा ये फंक्शनल कंपोनेंट आ जाएगा। दो पहले क्या था, 2018 से पहले लोग ना क्लास कंपोनेंट के थ्रू काम करते थे, मतलब ये ना फंक्शन की वजह क्लास हुआ करती थी, है ना। अब वो प्रैक्टिस बंद हो गई है, अब लोग फंक्शनल कंपोनेंट यूज करते हैं मॉडर्न, क्योंकि मॉड्यूल जैसे ES6 आया ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, फिर से फंक्शनल कंपोनेंट में सब लोग मूव कर गए, जो कि बहुत आसान भी है। तो आप लोग भी वही सीखोगे, है ना, मैं भी आपको वही सिखाऊंगा, क्योंकि क्लास कंपोनेंट पढ़ने का कोई फायदा है नहीं, अब यूज़ नहीं करोगे उन्हें। तो यार ये हो गया मेरा फंक्शनल कंपोनेंट। क्यों ये फंक्शनल कंपोनेंट है? क्योंकि आपने फंक्शन की हेल्प से बनाया हुआ है। किसकी हेल्प से बनाया हुआ था? फंक्शन एक, ये हमने क्या किया हुआ है, एक्सपोर्ट किया हुआ है। इसको एक्सपोर्ट क्यों किया? क्योंकि मैंने इसे कहीं ना कहीं यूज करना है, बस हमारे कहीं ना कहीं हमें यूज करना है, इसलिए अपने यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऑटोमेटिक लिख के आ जाता है। तो मैंने ऐसे एक्सपोर्ट किया हुआ है किसको? अपने एक फंक्शन को, एक जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को, जिसके अंदर एक JSX लिखी होगी कुछ ऐसे। बात समझ रही? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दिस इज डेमो, तो अब मुझे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे मेरा दिस इज डेमो लिख के आ रहा है, बट मेरे को ना डिफॉल्ट स्टाइलिंग हटा देनी है। तो यार मैं एक तो पहले ये CSS वाला कोड हटा देता हूँ, इसका हटा दिया। दूसरा मैं ये वाला CSS भी कोड हटा देता हूँ, ठीक है, ये हटा दिया। अब मेरा नॉर्मली ऐसे कुछ दिख रहा है। बात समझ आ रही है? सही लग रहा है मेरे को, ऑलमोस्ट सही लग रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे कंपोनेंट बनाने हैं, ठीक है, मुझे कंपोनेंट बनाने हैं। याद रखना कंपोनेंट जब बनाते हो नॉर्मली आप बना सकते हो, यहाँ पे प्रॉब्लम है नहीं। मैं नॉर्मली बना भी लेता हूँ एक दो, तो ना तुम समझ आ जाए कि भाई ये चीज़ें हो कैसे रही हैं। माना कि ना मेरे को, तो मेरी पूरी वेबसाइट में क्या क्या हो सकता है, एक तो मेरा होम पेज होगा, बात समझ आ रही है यार, या फिर अपने पूरे पेज को ना डिवाइड कर लेते हैं बहुत सारे पार्ट में। यार बेसिकली पूरी जो एक वेबसाइट होती है उसके अंदर एक हीरो सेक्शन होता है, जहाँ पे अपनी वेबसाइट के बारे में बता रहे होते हो। फिर उसके नीचे कुछ सेक्शन हो सकता है जहाँ पे अपनी सर्विसेज के बारे में बता रहे होते हो, उसके नीचे कुछ हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे गया, एक सिंपल सी फाइल बनाता हूँ, और यहाँ मैंने फाइल बनाई लेट से hero.jsx। तुम .js रखो या JSX रखो, एक ही बात है। JSX का मतलब होता है मॉडर्न JSX सिंटैक्सिस को फॉलो कर रहे हो और कुछ नहीं। यहाँ लिखोगे RX, तुम्हारा ये बन के आ जाएगा। तुमने एक नया कंपोनेंट बना लिया hero.jsx करके, जो हीरो सेक्शन होता है जहाँ पे अपनी वेबसाइट के बारे में बताते हो, थोड़ा स्लाइडर वाइडर कुछ कुछ आ रहा होता है, वो सारी चीज़ें, और तो कुछ नहीं, ठीक है। तो ये मस्त लग रहा है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैं लिखा हुआ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे हाय दिस इज हीरो सेक्शन, ठीक है, बढ़िया, तो सही लग रहा है। मैंने अपना इतना लिखा हुआ है। तो क्या अभी ये यहाँ पे रेंडर होगा? नहीं होगा। मैंने आपसे बोला था अगर आपको रेंडर कराना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, इसको यूज करना पड़ेगा app.js के अंदर। तो अगर यूज करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का मतलब होता है कि यार ये ना, इसका नाम हमें फिक्स करने की जरूरत नहीं है, किसी और नाम से भी इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि आप इसे इसी के नाम से करो, ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है ना। आप सिंपल एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। बट अभी हम लोग देखेंगे हमारा बाई डिफॉल्ट जो एक्सपोर्ट है वो कैसे हो रहा होता है। तो ये हीरो करके मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं जाऊँगा app.js के अंदर, क्योंकि वही मेरा एंट्री पॉइंट है। और यहाँ आने के बाद आपको इंपोर्ट करना होगा उसे। क्या करोगे? इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखो। उसका नाम क्या था? हीरो था। तो ऑटोमेटिकली सजेशन आ गया है, हीरो डालो, फ्रॉम डालो, ./ लगाओ, और वो लोकेशन डालो जहाँ पे तुम्हारी फाइल अवेलेबल है। बात समझ आ रही है? फाइल मेरी बाय डिफॉल्ट कहाँ थी? ./ मतलब सेम डायरेक्टरी में, और फाइल नाम था hero.jsx। तो हीरो करके मेरी इंपोर्ट हो गई। अब मुझे अगर इसको यूज करना है तो मैं इसके अंदर यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा ऐसे करके हीरो। तो अब क्या होगा कि अगर आप देखोगे ना तो ये लिख के आ रहा है दिस इज हाय दिस इज हीरो। अब तो अगर मैं इसको 20 टाइम लिखूँ ना तो 20 टाइम आएगा। बात समझ आए? तो मतलब एक बार मैंने बनाया, जितनी बार मेरे को यूज करना मैं उतनी बार यूज कर सकता हूँ। देखो बात समझ आ रही है? तो इसके अंदर अगर मेरे पास 100 लाइन ऑफ कोड होता तो मेरे को रिपीट नहीं करना पड़ता। जिस भी फाइल में मेरे को यूज करना मैं इंपोर्ट करूंगा, यूज करूंगा, खत्म बात। बात समझ आ रही है? आसान है, इजी है या नहीं है? तो पूरा एक ही पेज में डालने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे आप करते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट स्टेटमेंट खेलते आप इंपोर्ट करोगे। अच्छा, एक तरीका और है इसको एक्सपोर्ट करने का। मैं वापस जाता हूँ इसके अंदर। अभी तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है, अगर मैंने नहीं किया होता, ये नॉर्मल फंक्शन है, तो क्या मैं इसको एक्सेस कर पाता? नहीं। तो मैं मिलेगी एरर। देखो तो रेड रेड बन गया है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इंपोर्ट एज हीरो वॉज नॉट फाउंड बोल रहा है। तो अगर आपको ऐसा करना है तो इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा आपको। तो इसको एक्सपोर्ट करो यहाँ पे। और एक्सपोर्ट मुझे किसे करना है? मुझे करना है इसको हीरो को। तो अब क्या होगा, बट अभी भी ना ये डायरेक्टली नहीं एक्सेस होगा। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो कर्ली ब्रेसेस में डालना पड़ेगा, और एक्सेस भी कर्ली ब्रेसेस में ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने किया हुआ ऐसे कर्ली ब्रेसेस। अब ये क्या होगा, मेरा इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये प्रॉपरली नॉर्मली चल रहा है। तो अगर दो भी हैं, अगर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करोगे तो अभी कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाने पड़ेंगे। एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि एक साथ में अगर मल्टीपल कंपोनेंट है तो मैं उन्हें भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। हालांकि अभी एक ही है हमारे पास, अगर मल्टीपल होते तो इन ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के उनको डाल सकते, तो मल्टीपल कंपोनेंट को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। वो फायदा एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का मतलब है तुम अगर नाम भी यहाँ बदल दो तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है नहीं।
बात समझ आ रही है? ठीक है यार, तो ये बात तो हम समझ गए, ये बात तो हम लोग समझ गए कि कुछ कुछ ऐसे यार चल रहा है ये, ठीक है। अब अच्छा मुझे क्या समझना है, ये बात तो होगी मेरी किस बात की, ये वाला टॉपिक हो गया मेरा कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं और ये कंपोनेंट बनाते कैसे। सिंपल सी फाइल बनाओ, यूज करो उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके, बढ़िया। अगला देखेंगे हम लोग रेंडरिंग एलिमेंट्स। हम लोग एलिमेंट को रेंडर कैसे करते हैं? रेंडर मतलब होता है डिस्प्ले करना, तो डिस्प्ले तो हो रहा है, इसी को रेंडरिंग बोलते हैं, कुछ और नहीं। कि आपने क्या काम किया, यहाँ पे आप गए लेट से हीरो, और यहाँ पे आने के बाद में आपने कुछ और डाल दिया, लेट से H1 आपने डाला और उसमें डाल दिया हाई दिस एज हेडिंग, तो क्या होगा, ये रेंडर हो जाएगा अपने आप वहाँ पे, ये डिस्प्ले पे दिखेगा, उसको बोलते हैं रेंडरिंग एलिमेंट। देख रहे हो, ये पे दिख रहा है मस्त। अब आपने इतनी बार डाला हुआ तो इतनी बार दिख रहा है ये, बात समझ आ गई? तो इसको बोलते हैं रेंडरिंग एलिमेंट, और कुछ खास है नहीं इस बारे में। अगला आता है कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स। कंपोनेंट आप जानते हो क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल यूआई का पार्ट या फिर कोई भी एक फाइल, वो मेरी कंपोनेंट है। दूसरा आ जाता है मेरा प्रॉप्स। प्रॉप्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। क्या होता है? प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज का सीन ऐसा कुछ है कि भाई यहाँ पे जब मैंने पास किया, यहाँ पे जब मैंने पास किया कहाँ से, app.js से, मैं चाहता हूँ कुछ डेटा भी ये लेके जाए, कुछ डेटा भी ये लेके जाए, उस केस में हम लोग पास करते हैं प्रॉप्स को, यानी प्रॉपर्टीज को। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे आने के बाद में लिख दो प्रॉप्स, या कुछ भी लिख दो जो भी आपका मन करे, ठीक है, जो भी आपका मन करे। यहाँ पे आप वैल्यू डाल दो, यहाँ वैल्यू डाल दो, ठीक है। अब मैंने वैल्यू डाली, लेट से यार ना मैंने कुछ कुछ डाला हुआ है, मैं डाल लेता हूँ, लेट से मैं डाला हुआ नेम, ठीक है। बट यहाँ पे ये ऐसे जाएगा नहीं है ना, मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक ऑब्जेक्ट अगर भेजूंगा तो ऑब्जेक्ट तो ऐसा डायरेक्टली जाएगा नहीं, मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू भेज देता हूँ, ठीक है। मैंने भेज दिया, ठीक है, कमिंग फ्रॉम होम, अदरवाइज मुझे ना ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा। तो ये तुम समझ गए, तो मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू डाली, मैंने एक प्रॉप्स के लिए वैल्यू डाली। तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, इसको मैंडेटरी है नहीं प्रॉप्स दो। मैं चलो इसका नाम देता हूँ यार, लेट्स से इंट्रो, ठीक है। तो ये इंट्रो चला गया, कमिंग फ्रॉम होम, बढ़िया। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैं ये हीरो के अंदर आ गया। अब अगर मुझे एक्सेस करना हो तो कैसे करोगे, वहां पास किया था, यहाँ आ जाओ और यहाँ लिख दो प्रॉप्स। कुछ भी और भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं प्रॉप्स लिखो, तुम प्रॉप्स लिख सकते हो, वो भी चलेगा। अब ये क्या हुआ, जो मैसेज तुमने वहां से पास किया था, वो मैसेज पता किसके पास आ गया, प्रॉप्स के पास में। और प्रॉप्स एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर की क्या होगी, जो आपने प्रॉप्स वहां से पास किए। तो आपने डाला हुआ है इंट्रो करके। तो अगर आप चाहते हो, आप यहाँ पे कहीं आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट भी कर सकते हो, कैसे? बट कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। जावास्क्रिप्ट को अगर एक्सेस करना है जेएसएक्स के अंदर, तो आपको लगाना पड़ेगा कर्ली ब्रेसेस। बात समझ आई या नहीं आई? तो चलो लगाते हैं यार, हम लोग यहाँ पे h2 डालते हैं लेट से, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा लो अगर आपको कोई वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करनी है। तो मेरा वेरिएबल कौन है? प्रॉप्स। तो कैसे एक्सेस करोगे? प्रॉप्स। बट ये ना एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या एक ऑब्जेक्ट है, तो तुम्हें यहाँ पे रेंडर होगा नहीं, एरर मिलेगी। क्या बोला? ऑब्जेक्ट्स आर इनवैलिड, ठीक है। तो ये वैलिड है नहीं, नॉट वैलिड है ये। बात में जो कैसे करोगे, तुम्हें याद, तुमने वहां पे पास क्या किया था, तुमने पास किया था इंट्रो। तो जो वेरिएबल का नाम तुमने वहां दिया था वो तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा। तो अब क्या लिख के आ रहा है, देखो यहाँ पे एक ही में आ रहा है। तो जिस तुमने, अब क्या हुआ फायदा यहाँ पे ये हो गया ना, कि तुमने अगर एक कंपोनेंट बना लिया, ठीक है, वहां पे तुम चीजों को पास कर रहे हो, वहां पे तुम चीजों को पास कर रहे हो। अब क्या होगा, अगर अपने प्रॉप्स के थ्रू टेक्स्ट भेजा ना, तो आप उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, किसके थ्रू? प्रॉप्स के थ्रू। जैसे ये हीरो वाला पार्ट था, तो ये अपने आप होता है कमिंग फ्रॉम होम, बट ये सब तो नॉर्मल है नहीं? प्रॉप से उनको अलग अलग किया जा सकता है, ये फायदा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तो यार ना, हम लोग यार ये तो थोड़ा हटा देते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कर लिए, इनको ना कमेंट मारते हैं यहाँ से, ठीक है। ये तो हो गए कमेंट, मेरी जावास्क्रिप्ट वाली कमेंट। तो लगाने के लिए भी कर्ली ब्रेस लगाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, वो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। और बनना है, तुम कमांड स्लैश प्लेस करो मैक में, और कंट्रोल स्लैश प्लेस करो इसमें, किसमें, ये वाला CTRL प्लस स्लैश, ये पास करोगे। और इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारी कमेंट पड़ जाएगी। बस समझ आ रही है? ठीक है, मस्त है, ऑसम है। मुझे क्या करना है, मुझे एक बटन बनानी है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, कंपोनेंट बनाऊंगा बटन करके। मैं चाहता हूँ कस्टम बटन बनाना, ठीक है। मैं लिखूँगा कस्टम, याद रखना इसकी पहला जो फाइल का नेम हो, फर्स्ट लेटर शुड भी कैपिटल ना, फर्स्ट लेटर वो कैपिटल रखना है फाइल का। कस्टम बटन, लेट से मैंने लिख लिया, .jsx कर लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, मैं लिखा RFC, और ये से अब लिखते हो। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपने माना कि प्रॉप्स लिया हुआ है, क्या लिया आपने? प्रॉप्स, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बटन डाल लेता हूँ यार, इसको तुम चाहो हटा दो, एक फ्रेगमेंट डाल लो बस, और कुछ चाहिए नहीं मुझे। अब मैंने सिंपल एक फ्रेगमेंट डाल दिया। अब यहाँ पे मुझे एक चाहिए थी बटन, मैं डालूंगा बटन। मैंने बटन डाल ली। अब मैं चाहता हूँ बटन में ना कंटेंट आए, कौन सा? जो प्रॉप्स में पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ कर्ली ब्रेसेस डालूंगा, बात समझ आ रही है? क्या डालूंगा? कर्ली ब्रेसेस में लिखूंगा प्रॉप्स डॉट टाइटल, लेट से। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इस बटन को जहां पर भी मैं कॉल करूंगा, जहां पर भी जिस कंपोनेंट में यूज करूंगा, मैं टाइटल पास करूंगा। ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आ गया अपने ऐप के अंदर। मैं यहाँ आने के बाद में मेरे को अपने बटन इंपोर्ट करनी पड़ेगी यहाँ से। तो जाओ तुम इंपोर्ट करो इसको पहले। इंपोर्ट किसको इंपोर्ट करना है? कस्टम बटन को।
किसको इंपोर्ट करना है, कस्टम बटन को। तो मैंने कस्टम बटन को इंपोर्ट कर लिया, बढ़िया। अब मैं यहाँ आने के बाद यूज करना चाहता हूँ, तो यहाँ कैसे यूज करोगे, ऐसे कस्टम बटन। हालांकि बटन टैग भी लगा सकते हो, तुम्हें बार बार डिफाइन करनी पड़ेगी, स्टाइलिंग एक बार डिफाइन कर लो, ठीक है। और ऐसे मैंने क्लोज कर लिया। तो अगर अब तुम देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा तुम्हें भी, ये तो सिंपल से बटन है बिना कंटेंट के, बिना कंटेंट के। आ रही है नहीं आ रही है, बढ़िया। अगर अब यहाँ पे टाइटल डाल दोगे, अबे नॉट इट्स नहीं यार, टाइटल डालो भाई, टाइटल। क्या हो रहा है ये, मैं टाइटल डाल दिया, लेट्स से मैंने डाला यहाँ पे लॉगिन, ठीक है। मैंने क्या डाला, लॉगिन। तब ये बन गई लॉगिन बटन। ये कौन सी बटन बन गई, लॉगिन बटन। मैंने दोबारा इसी कंपोनेंट को यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहीं पे आ जाओ और यहाँ डाल दो किसको, इसको डाल दो साइन अप। साइन अप तो हुआ क्या, मैंने अपनी बटन डिफाइन एक बार की, मैं यूज मल्टीपल टाइम कर पा रहा हूँ, देखो अलग अलग कंटेंट के साथ में। तो जो तुम टाइटल यहाँ डालोगे एज अ प्रॉप, ये तुम्हारा जो कंपोनेंट है कौन सा, ये वाला कस्टम बटन वाला, यहाँ पे आ जाएगा इस प्रॉप में। और ये है एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। अच्छा क्या एक ही रख सकते हैं, और भी बहुत कुछ रख सकते हैं भाई, बहुत कुछ रख सकते हैं। जैसे मान लेता हूँ मेरे को ना कुछ और करना है, जादू, तो करें जादू, करते हैं जादू, ठीक है। मुझे चाहिए कुछ और भी कंटेंट, बट यार और कंटेंट क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन तो ये है। कंटेंट तो और पास कर सकते हैं, बट लिख क्या सकते हैं, ठीक है मैं कुछ और लिखता हूँ, लिखने का ट्राई मारता हूँ यहाँ पे। यार यहाँ पे ना अगर तुम्हें CSS डालने पता कैसे डालते हो, तुम ऐसे यहाँ पे डालते हो। पहले तो एक तरीका है कि तुम एक्सटर्नल फाइल बना लो, उसको इंपोर्ट करके यूज कर लो, पहला चीज़। दूसरा अगर तुम वो नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे ऐसे कुछ कर लो, CSS को एडवांस में समझेंगे आने वाले टाइम में, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी ना यहाँ पे जाओ, तुम स्टाइल डालो, स्टाइल डालो, बट इसके अंदर तुम्हें एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। क्या डिफाइन करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तुम यहाँ पे जाओ, ऑब्जेक्ट डिफाइन करो, कलर, और तुमने डाल दिया लेट्स से रेड। तो अब अगर तुम देखोगे ना, पे यार रेड तो डिफाइंड ही नहीं है भैया, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे, ठीक है। तो अब अगर तुम देखोगे ना तो ये रेड कलर की आ रही है, आ रही नहीं आ रही है। बट यार मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ये नहीं चाहता ये कुछ ऐसे करे। मैं चाहता हूँ ये स्टाइलिंग जो है, ये स्टाइलिंग जो है, ये कहाँ से, प्रॉप से आए। कहाँ से आए, प्रॉप से। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, मैं यहाँ लिख दूंगा प्रॉप्स डॉट स्टाइल, ठीक है। स्टाइल्स मैंने यहाँ पे से डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट पास करना है वहाँ से, क्योंकि तुम जानते हो इसके अंदर तुम्हें क्या डालना होगा, ऑब्जेक्ट ही डालना होगा। तो अभी तो कुछ है नहीं, मैं यहाँ पे गया, कहाँ पे, अपना इसके अंदर, हीरो वाले के अंदर। और मैं यहाँ जाने के बाद में मैंने क्या किया, नॉट हीरो के अंदर, किसके अंदर थे, ऐप डॉट जेएस के अंदर। यहाँ जाने के बाद तुम चाहो तो एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लो यहाँ पे। तो लेट, मैंने स्टाइल्स करके ऑब्जेक्ट डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, जिसके अंदर मैं कुछ कुछ कॉमन प्रॉपर्टी लिख लूँगा। जैसे मैं लिखा कलर, ठीक है, मैंने क्या लिखा, कलर। तो कलर मान लेता हूँ मैंने डाला हुआ है रेड। याद रखना ये नॉर्मल CSS नहीं है, ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में होगा, की वैल्यू वैलिड की होनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है। एक तो मैं कलर डाल दिया, दूसरा मैं डाल दूंगा बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, डाल दिया। अब यहाँ जाने के बाद मैं डाल दूंगा लेट्स से, यार मैंने डाल दिया इसको येलो, बढ़िया। अब मैं डालता हूँ थोड़ी सी पैडिंग, थोड़ी स्टाइल कर रहा हूँ इसको, ठीक है, पैडिंग। और मैंने पैडिंग डाल दी यहाँ पे यार लेट्स से 10 पिक्सल। ये वैलिड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इतना याद रखना, वैलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल में CSS नहीं है, ये ऑब्जेक्ट ही CSS का काम करेगी। तो यहाँ पे मैंने ये स्टाइल्स डाल दिया, मुझे पास करना है इस बटन के साथ, यहाँ मैं पास करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है स्टाइल्स, और स्टाइल्स में मैंने डाला हुआ है किसको, स्टाइल्स को। तो यहाँ पे जो भी तुमने टाइटल डाला यार वही वो एक्सेसिबल होगा वहाँ। तो पहली वाली बटन मैंने डाला हुआ, तो पहली वाली बटन कुछ ऐसी दिख रही है, दिख रही है नहीं दिख रही है यार, थोड़ी पैडिंग तो मैंने डाल दी है, बट मेरे को ना मुझे लगता है कि एक चीज़ और डालने की मुझे ज़रूरत है, वो मैं डालूंगा थोड़ा सा। पैडिंग तो ठीक है, ओवरऑल ठीक है, बट मैं थोड़ा सा और डालना चाहता हूँ यहाँ पे। मैं लिखूँगा कि यार मार्जिन और थोड़ी डाल देता हूँ, मार्जिन, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल दूंगा 10 पिक्सल, ठीक है, 10 पिक्सल। मतलब ये स्टाइल करने का सही तरीका है नहीं वैसे, बट फिर भी ना मैं ट्राई करता हूँ ये भी करने का। ये तो कैसा दिख रहा है, ये सही दिख रहा है ऑलमोस्ट मेरे को ना। थोड़ा बॉर्डर रेडियस भी डाल ही देते हैं यार, मतलब डाल ही रहे हैं तो थोड़ा सा। हालांकि ये तरीका है नहीं स्टाइल करने का, तुम बता रहा हूँ, बॉर्डर रेडियस, वहाँ पे डैश लगाते थे, यहाँ डैश नहीं लगा सकते, ठीक है, समझ रहे हो। तो 10 पिक्सल में लगा दिया, तो अब तुम देखो कुछ ऐसा दिख रहा है ना। और यार मुझे लगता है ये पैडिंग ना मेरे को ऐसे नहीं लिखनी चाहिए थी, मुझे लिखना चाहिए 10 पिक्सल। और मैं लिखता हूँ यार यहाँ पे ना REM में देते हैं, जो यूनिट सारी वही है, ठीक है। 2 REM दिया हुआ है, 3 REM दिया हुआ है। देखता हूँ कैसे दिख रही है, बहुत बड़ी दिख गई यार, बहुत बड़ी, इतना नहीं चलेगा, 1 REM दे दो यार टॉप एंड बॉटम पे। हाँ सही लग रहा है ऑलमोस्ट। फ़ॉन्ट साइज भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने लिखा फ़ॉन्ट साइज, जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्टी, लोअर कैमल केस, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 24 पिक्सल। अब देखता हूँ कैसा दिख रहा है, तो कुछ ऐसा दिख रहा है। थोड़ा बोल्ड भी कर लेते हैं, फ़ॉन्ट बेट भी कर लेते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट बेट, WEIGST, फ़ॉन्ट बेट। और मैंने इसको कर लेना है
500 तो बहुत कम दिखता है, 600 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, थोड़ा सा ना मोटा दाग दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, चूंकि ऑलमोस्ट सही लग रहा है। बट देखो ना, मैंने क्या काम किया, जिस बटन में जो स्टाइल पास किया बस वही स्टाइल गया है। कि मैंने एक स्टाइल यहाँ पे दिया, किस वाली, एक बटन को मैंने दे दिया, तो उसी बटन को स्टाइल मिला हुआ, वरना नहीं मिला है। बात समझ आ रही है? तो दूसरे वाले को नहीं मिला है। अगर दूसरे वाले में मेरे को डालना हो तो मैं दूसरे वाले में भी डाल सकता हूँ। बात समझ आ रही है? दूसरे वाले में भी डाल सकता हूँ और अपडेट करके भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ लेट से, या मैं कुछ और लिख लेता हूँ कि लेट, इसकी कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। BTN, लेट से BTN 1 इज इक्वल्स टू, मैंने क्या डाला हुआ है यहाँ पे, मैं, तुम याद रखना ये मैं क्या कर रहा हूँ, डीप क्लोनिंग, याद है क्लोनिंग स्टाइल्स, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट इसमें आ गया। मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना, तो ये मेरा BTN एक नया ऑब्जेक्ट बन गया। मैं BTN 1 लिखूंगा, डॉट बैकग्राउंड कलर लिखूंगा, और मैं इसको बदलना चाहता हूँ। मैं इसको करना चाहता हूँ येलो से वाइट, ठीक है। मैं कर दिया येलो से वाइट। तो अब क्या होगा कि यार एक तो ये वाली स्टाइल हो गई, मैं चाहता हूँ नई स्टाइल डालना, किसके अंदर, इस दूसरी बटन के अंदर मैं डालूंगा स्टाइल्स करके। तो ये बात समझना भी डिफिकल्ट है, मुझे पता है इस बात में, इस बारे में, बट ना टाइम से सीख जाओगे, डोंट वरी। तुम देखो यहाँ पे वाइट आ गया, तो फायदा क्या हुआ, इसका, प्रॉप्स के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो। जब भी आप अपने कंपोनेंट को कॉल कर रहे हो, बटन एक कंपोनेंट है, ठीक है। जब भी अपने कंपोनेंट को कॉल कर रहे हो तो ये आपके हाथ में वो एक्चुअली में क्या करना चाह रहे हो उसके साथ में। जैसे वाटर कलर मेरे को बड़ा अजीब दिख रहा है, ठीक है, तो मैं इसका ना वाटर कलर यहाँ पे डालना चाहूँगा। जैसे पहले वाले में नहीं डाला, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी डाल सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, मैं लिखूंगा BTN, तो ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते थे, याद है, इसीलिए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पढ़े थे। आज मैं लिखूंगा यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टी, ठीक है। और यहाँ पे मैं जाऊंगा, मैं लिखूंगा 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ब्लू, और देखो ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। देखो ये कैसा दिख रहा है, तो लाइट ब्लू हो गया। बात समझ आ रही है? अब 1 पिक्सल नहीं है, थोड़ा बहुत बहुत हल्का लग रहा है, ये 2 डाल देते हैं यहाँ पे। हालांकि स्टाइल डालने का तो तरीका होगा, मैं इसमें समझाना चाहता हूँ आपको कि प्रॉप की हेल्प से आप कुछ भी पास कर सकते हो, कुछ भी। बात समझ आ रही है? तो अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट पास करना, आप ऑब्जेक्ट पास कर दो। आपको कोई, देखो यहाँ मैंने 2-2 प्रॉप पास किए हैं, बात समझ आ रही है? एक एक प्रॉप करना, एक एक कर दो। तो यहाँ से तुम जो पास करोगे एट्रीब्यूट्स को, ये चले जाते हैं किसके पास में, ये चले जाते हैं प्रॉप्स के पास में, जो कि ये है, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज। कहाँ चला गया मेरा कस्टम बटन, ये रहा, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, जो कि क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। बात समझ आ रही है? यहाँ पे वो सारी प्रॉपर्टी आ जा रही है मेरी, और मैं उनको यूज कर सकता हूँ। तो मैंने बटन एक बार डिफाइन की, बात समझ आ रही है, उनको मैं यूज मल्टीपल टाइम कर पा रहा हूँ। दूसरा, वहां से इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकता हूँ। देखो अभी तुमने इसमें बहुत सारा प्रेशर मत डालना प्लीज, अभी आप बस फंडामेंटल समझ लो कि प्रॉप से अच्छा वहां से वैल्यू डालते हैं, यहाँ एक्सेस हो जाती, बहुत बढ़िया, इतना ही जानना है। बात समझ आ रही? जानोगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे, इवेंचुअली आपको लगेगा यार चीज़ें आप बहुत आसान हो गई हैं। बात समझ, प्रैक्टिस करते रहना डेली का डेली। तो अब ये यार मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने वहाँ से प्रॉप्स डाले, टाइटल डाला, यहाँ पे डाला, ये सब कुछ मेरा दिख रहा है, सब कुछ मेरा दिख रहा है, ठीक है यार, कूल है। अब मुझे क्या करना है यार, मान लेता हूँ मैंने अपना एक और बटन कॉल की हुई है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक और बटन कॉल की हुई है, कहाँ पे, ऐप के अंदर। मैं यहाँ गया और मैं ऐसे ही ना कॉपी करके हटा देता हूँ कुछ कुछ चीज़ें। मैंने कस्टम बटन को यहाँ पे कॉल किया है और इसको हटा देता हूँ, टाइटल को मैंने हटा दिया। अब क्या होगा, अगर मैंने कोई प्रॉप नहीं डाला तो कुछ कंटेंट आएगा नहीं। इसके लिए आप चाहो तो डिफ़ॉल्ट कंटेंट डाल सकते हो। कैसे, यहाँ पे जाओ, किसमें, अपनी कस्टम बटन में, तुम चाहो तो यहाँ डाल सकते हो। कैसे, या तो ये तुम्हें और ऑपरेटर याद है, पहला जो ट्रू होता था वो चल जाता था, तो अगर वो इम्पटी वैल्यू फॉल्स ही होती है, ठीक है, तो अगर ये ट्रू नहीं होगा, मतलब अगर कंटेंट यहाँ नहीं आएगा, तुम यहाँ दूसरा कंटेंट डाल सकते हो। और दूसरा कंटेंट ये है सबमिट, लेट से, ये अगर आपने कुछ नहीं डाला तो सबमिट लिख के आ जाएगा, आपने डाला तो वो लिख के आएगा जो आपने डाला हुआ है, अगर आपने नहीं डाला तो ये दूसरा कंटेंट आ जाएगा। तो ये हो जाता है डिफॉल्ट डिफॉल्ट कुछ वैल्यू डाल रहे हो तो। बात समझ आ रही है? दूसरा सही बात है, ये बात तो मेरे को समझ आ गई, यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते थे। एक तो तरीका ये कि अब ये प्रॉप्स का डायरेक्टली यूज करो, दूसरा तरीका ये है कि अब इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। मेरे को ना प्रॉप्स नहीं लिखना, मेरे को डिस्ट्रक्चर करना है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्चरिंग उन वैल्यूज का। कौन कौन आ रहा था, एक तो स्टाइल्स आ रहा था, याद करो वहां से, और कौन आ रहा था मुझे बताओ, और मेरा आ रहा था टाइटल। बट ना प्रॉप्स से सब कुछ डिफाइन ही नहीं बचा, तो इसको हटा दो, इसको भी हटा दो। अब डिस्ट्रक्चर भी कर, मैंने आपसे बोला था ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट को ऐसे ही डिस्ट्रक्चर करते हो, यस और नो। तो क्या होगा, स्टाइल से यहाँ पे आ जाएगा, टाइटल यहाँ पे आ जाएगा, नॉर्मली काम करेगा जैसे ये पहले काम करता था प्रॉपरली। बात समझ आई? तो अब यहाँ क्या हुआ कि भाई या तो मैं प्रॉप्स के थ्रू कर दूं, प्रॉप्स एक वेरिएबल आ जाएगा, उस वेरिएबल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। बात समझ आ रही है? जिनको हम लोग, अगर जावास्क्रिप्ट हम लोगों ने कायदे से पढ़ी हुई है, जो लेक्चर्स देखे हुए हैं, तभी ये समझ आएगा, वरना नहीं आएगा, सिंपल सी बात है यार।
है ना, वो पढ़ना मैंडेटरी था, है ना। तो बढ़िया है, तो ये ना ऐसे मेरी बटन आराम से मैं मैनेज कर पा रहा हूँ, कस्टम बटन में मैनेज कर पा रहा हूँ जो मेरे को सही दिख रही है ओवरऑल। ठीक है, बढ़िया यार, तो मेरे को समझ आया यार हम लोग प्रॉप्स कैसे पास कर सकते हैं, उनको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि ये हम लोग समझ गए, पासिंग डेटा, रेंडरिंग एलिमेंट को दिखाना और डिस्ट्रक्शन, ये बात हम समझ गए। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक पे, वो कंडीशनल रेंडरिंग। कंडीशनल रेंडरिंग का मतलब होता है क्या कंडीशंस के बिहाफ पे मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि कौन सा कंपोनेंट दिखेगा कौन सा नहीं दिखेगा। जैसे कि इफ अगर कोई लॉगिन है, उसी केस में अब होम को दिखाओ, किसको दिखाओ, होम को। वरना क्या करो, लॉगिन विंडो दिखाओ, क्या दिखाओ, लॉगिन विंडो। बात समझ आ रही है कि अगर कोई ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तब तो मैं आपको होम पेज दिखाऊंगा अपनी वेबसाइट का, वरना मैं आपको लॉगिन पेज दूंगा कि भाई तुम्हारे पास ये कंडीशनल रेंडरिंग होती है कि मैं डिसाइड करूंगा अपनी कंडीशंस के भी यहाँ पे क्या तुम्हें दिखना चाहिए क्या नहीं दिखना चाहिए, और उसकी होंगी कुछ सर्टेन कंडीशंस। तो मैं आता हूँ वापस, यहाँ वापस आने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे, और मेरा होम ना भी जनरली सबको दिख रहा है, देख रहा हो, दिस इज डेमो करके लिख के आ रहा है, फिर दिस इज हेडिंग ब्ला ब्ला, मैंने कुछ होम में कुछ कंटेंट डाला हुआ था, ये देख रहा हो, कुछ प्रॉप से कुछ पास किया हुआ है। तो ये ना मेरा होम जो है जनरली सबको दिख रहा है, जनरली सबको दिख रहा है, बट मैं ऐसा चाहता नहीं, तो मैं जाऊंगा app.js के अंदर। ठीक है, मान लेता हूं फ्यूचर में मेरे पास कुछ ऐसा कोड होगा जहां से मैं लॉगिन डिसाइड कर पाऊंगा। मैं अभी के लिए लॉगिन वेरिएबल बना लेता हूं, फ्यूचर में हमारे पास कोड हो रहा होगा। बात समझ आ रही है, फ्यूचर में हमारे पास क्या आ रहा होगा, कोड आ रहा होगा, और भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो फ्यूचर में जो कोड आएगा तब देखेंगे, तो यहाँ पर लेट में लॉगिन लिखा हुआ है, और लॉगिन लिखने के बाद यहाँ मैं इसको कर देता हूँ फॉल्स। ठीक है, क्या कर देता हूँ, फॉल्स। अब मुझे क्या करना, मैं चाहता हूँ ये हीरो तभी दिखे जब लॉगिन हो, वरना ना दिखे, वरना ना दिखे। तो यहाँ आ जाओ, यहाँ लिख लो कि भाई कुछ मुझे ऐसा करना है कि यार, यहाँ तो खैर ये नहीं कर सकते, यहाँ तो ये नहीं कर सकते, यहाँ पे एक तरीका है करने ना, देखो आपको कंडीशनल रेंडरिंग ना मल्टीपल तरीके, पहले तो इफ एल्स है। ठीक है, और मैं यहाँ पे ना इसको लॉगिन को पास करूँगा, लॉगिन इक्वल्स टू किसको, लॉगिन वेरिएबल को, जब प्रॉप मैंने पास कर दिया लॉगिन। अच्छा, प्रॉप मैंने पास कर दिया, किसके पास जाएगा ये, हीरो सेक्शन के पास जाएगा। हीरो के पास जाना था या होम के पास जाना था यार, अपन तो भूल ही गए, हीरो के पास जाना था, हीरो के पास चला जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं हीरो नहीं दिखाऊंगा, मतलब मेरे को कंडीशन दिखाना तुम्हें और कुछ नहीं। ये प्रॉप आ गया, ठीक है, अब तुम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अब कंडीशन लिखो। क्या कंडीशन लिखो, कहाँ पे, जस्ट इसके बाद में, रिटर्न से पहले, कि भैया इफ क्या, प्रॉप्स डॉट लॉगिन, अगर लॉगिन ट्रू है तब तो ये रिटर्न करो। कौन सा, जो तुम रिटर्न कर रहे हो, जो तुम रिटर्न कर रहे हो, तुम ये देख रहे हो रिटर्न वाला स्टेटमेंट, तब तो इसको रिटर्न करो, वरना कुछ और रिटर्न करो। रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे ये वाले ब्रैसेस, और यहाँ आ जाओ, यहाँ एक फ्रेगमेंट डाल देते हैं अपन। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है आपने एक लॉगिन पेज बनाया हो, तो सीन ये था कि अगर आपने लॉगिन करके रखा है, यार इसको ना फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो ये पूछा मैंने प्रिटी सिंटेक्स वाला, मैं उसी से कर लूँगा, तो बढ़िया लग रहा है यार ये। तो अगर आपने लॉगिन किया है तो क्या होगा, ये चलेगा, वरना कौन सा चलेगा, ये वाला कोड चलेगा। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ लॉगिन प्लीज। ठीक है, लॉगिन प्लीज, आपको बताओ मैंने लॉगिन मार्क क्या डाला था, फॉल्स डाला था, तो ये बेसिकली नहीं चलेगा। क्या बोल रहा है, लॉगिन प्लीज, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बात समझ आ रही है, दिख रहा है यहाँ पे। तो क्या आ रहा है कि ये नहीं चला, लेकिन अगर मैं चला गया अपने app.js में और मैंने लॉगिन को कर दिया ट्रू, क्या कर दिया, ट्रू, तो अब क्या आ जाएगा, मेरा होम पेज आ जाएगा, देख रहा हूँ। तो ये कंडीशनल रेंडरिंग की कंडीशन के बेस्ड बिहाफ पे मैं कुछ दिखा रहा हूँ आपको, कंडीशन के बिहाफ पे मैं कुछ दिखा रहा हूँ आपको। बात समझ आ रही है, वो है कंडीशनल रेंडरिंग। इसको मल्टीपल तरीके से करते हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि मैंने इफ एल्स डाल के कर लिया, क्या कर लिया, इफ एल्स डाल के कर लिया। तो ये मैंने इफ डाला कि अगर ये आएगा तो ये रिटर्न करना है, वरना ये रिटर्न करना। और याद रखना, एक कंपोनेंट से एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता, मल्टीपल रिटर्न नहीं होंगे कभी, वो करोगे तो एरर आएगा। बात समझ आ रही है, तो या तो इफ चलेगा या एल्स चलेगा। बात समझ आ गई मुझे, ठीक है यार, बढ़िया। तो यार मेरे को ये प्रॉप से समझ आ गई बात, ठीक है। तो नाउ अब यहाँ पे ना मुझे क्या चाहिए था, मुझे ना मैसेज भी देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना मुझे मैसेज भी देना है कि कोई लॉगिन कर सकता है कि नहीं भी कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ यार, मैं यहाँ पे जाऊँगा वापस से, कहाँ जाऊँगा मैं, वापस से आया app.js में, या मैं एक और नया प्रॉप पास करूँगा, ठीक है। या लॉगिन पूरा एक ऑब्जेक्ट हो सकता है कुछ भी, या मैं एक नया प्रॉप पास करता हूँ। लेट्स मैंने किया पास एज, ठीक है, मैं एज पास करता हूँ। यहाँ से मैंने पास किया है एज को 18, लेट्स से। मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं आऊँगा अपने यहाँ हीरो सेक्शन में, और मैं यहाँ पे लॉगिन का ना मैसेज कस्टमाइज करूँगा। कस्टमाइज कुछ ऐसे कि भैया अगर किसी की एज 18 से ऊपर है, ठीक है, तो मैं आपसे बोलूँगा यू आर अलाउड टू लॉगिन, है ना। और दूसरा, अगर किसी की एज 18 से कम है तो मैं बोलूँगा उससे भाई
you cannot log in or you cannot view the website and log in because you are not eligible, your age is less than 18। ऐसा कुछ मैं लिखना चाहता हूँ। बस देखो मेरा मेन पर्पस सिंपल से इतना है, तुम्हें ये समझ आए कंडीशन के बिहाफ पे हम डिसाइड कर सकते हैं क्या मेरा स्क्रीन पे दिखना चाहिए क्या नहीं दिखना चाहिए, वो कंडीशन रेंडरिंग और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब बढ़िया मैं यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको लॉगिन प्लीज हटा देता हूँ अभी के लिए। अब यहाँ पे ना एक तरीका तो होता है कि मैं इफ एल्स मैंने किया हुआ है, बात सही है। दूसरा तरीका क्या है कि तुम्हें यार रिटर्न तुमने कर दिया, तुम यहाँ पे आ जाओ टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर लो। किसका? टर्नरी ऑपरेटर का। टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा था, याद है? उसका यूज कर लो। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ ऐसा कुछ कर सकते हो कि भैया मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है इधर कि भाई अगर मेरा जो प्रॉप्स डॉट एज है, प्रॉप्स कहाँ से आ रहा है? होम से। ठीक है, अगर जो ये वैल्यू जो है मेरी, ठीक है, अगर ये ग्रेटर रहती है किससे? 18 से। किससे? 18 से। उस केस में तो मैं एक मैसेज प्रिंट करूंगा और मेरा मैसेज कुछ ऐसे होगा, मेरा मैसेज कुछ ऐसे होगा कि भाई लॉग इन प्लीज टू कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू। अदरवाइज मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसे आ जाए, एक एरर मैसेज आ जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ डालना चाहूंगा, यू कांट एक्सेस द पेज because your age is less than 18। बात समझ आ रही है? अगर इसके बराबर है तब तो ठीक है, वरना हम इसको ये मैसेज देंगे। चलो बढ़िया, अब लिख के आ रहा है बेसिकली ना, यहाँ पे मैंने बेसिकली लॉगिन को ट्रू किया और लेट से फॉल्स करते हैं इसको। हम लोग ऐप डॉट जेएस में मैं अपने लॉगिन वेरिएबल को क्या करता हूँ? फॉल्स। देखो इसको ना समझना ध्यान से बैठ के कोड को, वरना बाउंस जाएगा। पहली बार मैंने पढ़ा तो मेरे बाउंस गया था एकदम, समझ लो। तो ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें ये क्या लिखा रहा है, दिस इज डेमो लॉगिन पेज प्लीज, और प्लीज कंटिन्यू नहीं, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। मैसेज ही महान दिया है ना? तो यार प्लीज लॉग इन प्लीज टू कंटिन्यू। और क्या लिख के आ रहा था? ओ डेमो वाला भी आ रहा ना, वो ऊपर से हमने कुछ कहानी लिखी हुई है अपने ऐप के अंदर। ये तुम देख रहे हो, ये मैं सोचूं भाई ये कौन सी रामायण लिख के आ गई, तो इसको हटा दो यार, लुक्स रियली वियर्ड। तो कि ये है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर मेरे को बी आर डालना पता कैसे डालते हो? ऐसे बी आर तो डालोगे बट ना तुम बी आर ऐसे डाल नहीं सकते, वहाँ से छोड़ देते। पर यहाँ पे ना क्लोज होना मैंडेटरी है, तो मैंने क्लोज किया हुआ है, देख रहे हो, ओपन और क्लोज दोनों। तो अब क्या होगा, ये तो नई लाइन पे आ गया, मतलब लॉग इन प्लीज टू कंटिन्यू। बात समझ आ रही है ना? अगर मैंने यहाँ पे क्या किया होगा, एज को कर दिया 17, एज को कर दिया 17, इसका मतलब अब दूसरा मैसेज आना चाहिए, यू कांट एक्सेस द पेज बिकॉज योर एज इज लेस देन 18। तो पहला कंडीशनल रेंडरिंग तो मैंने इफ एल्स के थ्रू किया हुआ है। देखो यहाँ पे ये कि भैया अगर मेरी ये ट्रू है तो ये चले, वरना ये चले। मैं वैसे ना करके मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, किसकी हेल्प से? टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से, जो कहीं ना कहीं इफ एल्स का ही सिंटैक्स है समहाउ। बस समझ आ रही है? एक बार और ऑप्शन है मेरा, एक अगला ऑप्शन बचता है बेसिकली, वो क्या बोलते हैं इसको, एंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली, जो कि हम लोग कहीं ना कहीं एक जगह यूज भी कर चुके हैं कस्टम बटन में। ये कि भैया अगर ये ट्रू है तो ये चल जाए, वरना ये चल जाए। ये तो और करता है कि जो पहले ट्रू मिलेगा वो चला देगा, वरना नहीं चलेगा। बस समझ आ रही है? अच्छा अगर ये सीन नहीं है, अगर ये सीन नहीं है तो मैं ना यहाँ पे एंड भी लगा सकता हूँ। एंड कहाँ लगाऊंगा? जहाँ पे तुम्हें कंडीशन डालनी हो भाई, जो ट्रू, अगर सारे ट्रू है तभी चले, सारे ट्रू है तभी चले। अगर ऐसा कुछ करना है तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अगर इस हीरो के अंदर, ठीक है, हम लोग अगर इस हीरो के अंदर, और यहाँ आने के बाद मैं कुछ दे सकता हूँ क्या? ठीक है, मैं कुछ दे सकता हूँ, यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक है, मैं यार ना बेसिकली मैं यहाँ पे ना एक मैसेज डालना चाहता हूँ। वो मैसेज कुछ ऐसा था यहाँ पे, बस समझने के लिए कि प्रॉप्स कैसे पास हो रहे हैं, कैसे कंडीशन रेंडरिंग काम करती है, बस इतना मैं चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता कि अब इसका कुछ मीनिंग निकालो। तो यहाँ मैं आ गया। यहाँ आने के बाद मैं क्या लिखूँगा, मैं यार लिखने वाला हूँ यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ यार। लेट से मैंने यहाँ डाला हुआ है वेलकम मैसेज के लिए मैं चाहूँगा कुछ देना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा वेलकम, वेलकम, एक नया प्रॉप डाला और इस प्रॉप को मैं ट्रू या फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ किसी का वेलकम हो या नहीं हो, मैंने ट्रू कर दिया, एक वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब मैं आ गया कहाँ? इसके अंदर, अपने हीरो पेज के अंदर। मैं यहाँ क्या बोलूँगा कि भाई अगर किसी ने, तो ये प्रॉप वाली बात होगी, वो तो बात सही है। अब सीन ये था, यहाँ मैं जाऊँगा टॉप पे, मैं चाहता हूँ ये से, जब भी आपको जावास्क्रिप्ट लिखनी हो कर्ली ब्रेसेस डालो।
मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा प्रॉप्स डॉट वेलकम अगर आ रहा है, क्या रहा, वेलकम आ रहा है, ठीक है, तो इस केस में एंड लगा लो कि अगर ये ट्रू हो तभी दूसरा वाला चले। तुम जानते हो एंड को, जब सारे ट्रू होते हैं तभी चलता है, यही लॉजिकल एंड था या नहीं था। तो अगर ये ट्रू हो तो उस केस में चाहता हूँ कि H1 मैसेज डालना, मैं आऊँगा, मैं H1 लिखूंगा, तो H1 मैसेज डालना वेलकम टू पेज और हीरो पेज, वेलकम टू हीरो पेज। तो अब क्या होगा, थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल रेंडरिंग है कि भाई जिसको मैं एंड की हेल्प से कर सकता हूँ कि अगर ये ट्रू होगा तभी ये चलेगा वरना ये नहीं चलेगा। तो अभी क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, कुछ लिख के नहीं आ रहा क्योंकि आपने वहाँ फॉल्स डाला हुआ है। अगर मैं वहाँ ट्रू डाल दूँ, अगर मैं यहाँ यार ये क्यों नहीं आया, अच्छा ये वाली कंडीशन फेल है ना, ये एज वाली, भाई एज को बढ़ाओ, एज को कर देते हैं 19, ठीक है। दूसरा ये बढ़ाओ, लॉगिन पेज बढ़ाओ, लॉगिन पेज, लॉगिन को ट्रू करो, वरना वही नहीं कभी चल रहा तो ये कैसे चलेगा। लॉगिन ट्रू करते हैं अपने यहाँ से। अब देखो, अरे लॉगिन नहीं भाई, ट्रू करना था, वेरिएबल नहीं था वो, क्या यार अपन लोग ही महान है। तो वेलकम टू हीरो पेज बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। अगर अब इसे फॉल्स कर दो, जब मैं वेलकम में मैसेज डाला है, अगर आप इसे फॉल्स कर दो तो क्या हो जाएगा, तो ये नहीं आएगा, सिर्फ ये आ रहा है। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस कंपोनेंट में वेलकम मैसेज भेजना है, किस पे नहीं भेजना है। बात समझ आ रही है। तो कुल मिला के बात ये थी कि हम लोग कंडीशंस के हाल से कंट्रोल कर सकते हैं कौन सा पार्ट ऑफ द यूआई विजुअल होगा, कौन सा पार्ट ऑफ द यूआई विजुअल नहीं होगा, कौन सा पेज उसको दिखेगा, कौन सा पेज उसको नहीं दिखेगा। ये सब कंडीशनल रेंडरिंग के थ्रू पॉसिबल है। बस मैं इतनी बात चाहता हूँ आपको समझ आ जाए, और उम्मीद करता हूँ कि ये बात तुम्हें समझ आ गई। बात समझ आ रही है। दूसरा यार ना, तुम लोग बोलोगे भैया ना कहीं और से डॉक्यूमेंट से पढ़ने का कोई अच्छा तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन इफ आई गेट, ठीक है, एंड डेफिनेटली आई विल गेट। सर यहाँ पे ना इनके मॉडर्न वाले पे जाना, ये तो पुराना वाला है बट ये सजेस्ट कर देंगे यहाँ पे। कहीं मैं लर्न पे गया और ये तो क्या हुआ, ये तो मेरा यार वाइट ना देख के अच्छा नहीं लगता है डेवलपर, तुम समझ रहे हो। तो एक क्विक स्टार्ट है बेसिकली, तुम यहाँ पे जाओ, ये नया वर्जन ही आई गेस, तो तुम यहाँ पे जाके लर्न करो। तो यार ये रिएक्ट की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, ये वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन है। तुम अगर रिएक्ट पढ़ने की, रिएक्ट में लगातार अपडेट आते रहते हैं, ठीक है, लगातार अपडेट आते रहते हैं। तुम्हें रिएक्ट पढ़नी है तो यहाँ से जाके प्रॉपरली पढ़ो। बात समझ आ रही है। बहुत बहुत कूल चीज़ है, मतलब अगर आपको डॉक्यूमेंट और कंटेंट फॉर्मेट में पढ़नी है तो रेफरेंसेस यहाँ से कुछ मिल जाएंगे, तुम यहाँ से जाओ रेफर करो, ठीक है। हालांकि मैं आपको पढ़ाऊंगा सारी चीज़ें, डोंट वरी, तो आपको बहुत चैलेंज लेना नहीं है। ये टिकटॉक टो कैसे बनाएंगे, तो जाओ मैनुअल सेटअप करो, बनाओ, चिल करो, मजे करो। बात समझ आ रही है। सही है यार, तो कूल लग रहा है। तो तुम समझ गए कंडीशनल रेंडरिंग का क्या मतलब होता है, कंडीशन से डिसाइड कर सकते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट का सिंपल सा यही मतलब है, फंक्शंस को यूज करूंगा अपने कंपोनेंट को प्रेजेंट करने के लिए, एंड दैट्स व्हाट द फंक्शनल कंपोनेंट। अब आ जाती है अगली बात कि तुम्हें करना होगा एक लैंडिंग पेज बनाना रिएक्ट की हेल्प से। अच्छा, यहाँ पे CSS अभी नॉर्मली कैसे डालोगे वो तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ यार, किसी में भी डाल लो यार। यहाँ पे ना तुम जाओ, एक फाइल बना लो लेट से, या फिर ऐप की एक CSS थी, मैं ऐप को ही CSS डाल देता हूँ, ठीक है। तो ऐप की अपनी एक CSS थी, यहाँ पे मैं गया, कोई भी तुम फाइल बना लो। यहाँ पे मान लेता हूँ मैंने कुछ ना ऐसा किया हुआ है यार, किसको सिलेक्ट कर लूँ, क्या मेरे ऐप में कुछ कंटेंट था या डिव था, तो मैं डिव को कुछ देना चाहूँगा। मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा डिव टैग, जैसे नॉर्मल तुम CSS लिखते तो वैसे ही लिख लो। मैं यहाँ देना चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर, मैं इसको बोलना चाहता हूँ भाई तुम मेरे हो जाओ, ऐसे बिस्कियो, ठीक है, बढ़िया। तो अब मैं यहाँ आ गया, मैं यहाँ आने को मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इतना याद रखना। तुम इंपोर्ट कर लो ऐसे, इंपोर्ट ऐसे डॉट स्लैश, क्योंकि सेम ही जगह पे हो, तो ऐप डॉट CSS, बस होगी बात तुम्हारी, बन गई बात, बन गई बात तुम्हारी, देख रहे हो। तो ये तुम्हारा ऐसे तुम CSS लगा सकते हो। बाकी तुम जानते हो जैसे नॉर्मल तुम जावास्क्रिप्ट में करते हो वैसे तुम यहाँ कर पाओगे। बात समझ आ रही है। नॉर्मल जैसे आपको कॉम्बिनेशन याद है HTML से जावास्क्रिप्ट वाला, जैसे वहाँ करते हो वैसे यहाँ कर पाओगे। बात समझे। बट अभी ना एटलीस्ट रेडी होने के लिए भाई थोड़ा मैं कुछ कुछ कर पा रहा हूँ, उसके लिए आप ये CSS वाला काम यूज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के थ्रू CSS डाल सकते हो। बाकी आप क्या करो, इस कोड को डाउनलोड करो, प्रॉपरली समझो बैठ के कैसे काम कर रहा है। वीडियो को अगर नहीं समझ आए दोबारा से फिर देखो और तुम्हारी बातें क्लियर हो जाएंगी। पहली बार जब भी ये कुछ नई लाइब्रेरी या कुछ नया फ्रेमवर्क आप सीखते हो तो वो डिफिकल्ट है समझना, इसमें कोई दो राय है नहीं, है ना। लेकिन अगर एक बार हमने ठान लिया, मैं 2 से 3 बार वीडियो देखा, 2 बार प्रैक्टिस किया, खुद से मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता सीखने से। बात समझ आ रही है। बढ़िया। तो मुझे उम्मीद है कि यार आप लोग ना ये बनाओगे, एक कोई भी बना लेना, वो एक कोई भी लैंडिंग पेज बना लेना कि आपने वो नेविगेशन डाला हुआ, नीचे आपका फोटो वोटो पड़ा हुआ है, कुछ इंट्रोडक्शन आपने लिखा हुआ, बस इतना मेरे को चाहिए और कुछ नहीं।
जो लोग बना लें चैट में बताना आप लोगों ने कितने लोगों ने प्रैक्टिस की है, मैं देख लूँगा यार, वहाँ से मेरे कमेंट को देख के मजा आएगा, ठीक है। तो यही तुम्हारा आज का टास्क था। उम्मीद करता हूँ यार पूरा लेक्चर आपने एंजॉय किया, यार आपको चीज़ें समझ आई। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक ख्याल रखना, बट प्रैक्टिस करना मत भूलना, वरना कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। बाय बाय टू ऑल।